दुनिया के पहले अरबपति की कहानी जॉन डी रॉकेफेलर। द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज बिजनेस इज मियरली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक ऐसे आदमी के शब्द हैं जिसने इस सिद्धांत को किसी और की तरह जिया। जॉन डी रॉकेफेलर। यहां फिनेक्सियम में हमें इंडस्ट्री के जायंट्स की कहानियों में गहराई तक जाना बहुत पसंद है। स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड्स, कॉशनरी टेल्स, वो इवेंट्स जिन्होंने हमारे इकोनॉमिक लैंडस्केप के फैब्रिक को ही बदल दिया। जॉन डी रॉकेफेलर की कहानी में ये सब है। ये एक ऐसा आदमी है जिसने एक साधारण बुककीपर के रूप में शुरुआत की, हर पैसे का बारीकी से हिसाब रखा और आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ने कॉमर्स में क्रांति ला दी, लेकिन ये अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की एक कॉशनरी टेल भी बन गई और उसके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स ने वापस देने के अर्थ को ही फिर से परिभाषित किया। हमेशा के लिए धन और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच के रिश्ते को बदल दिया। ये उसकी कहानी है। अब आप सोचेंगे कि जिसने आज के हिसाब से $300 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत कमाई, वो किसी अमीर खानदान में पैदा हुआ होगा। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ऐसे नहीं थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता, हाँ वो मैं था, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन, हमेशा सफर में, हमेशा अगले बड़े डील की तलाश में। हाँ, मेरे तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन मैं कामयाब रहा। लेकिन मैंने ध्यान रखा कि जॉन की नींव मजबूत हो। कड़ी मेहनत, अनुशासन और हर पैसे का हिसाब रखना, ये सबक उन्होंने मुझसे सीखे। और यकीन मानिए, ये सबक उनके काम आए। छोटी उम्र से ही रॉकफेलर काम में जुट गए थे। उन्होंने टर्कीज पाले, कैंडीज बेची और अपने भाई बहनों से उधार दिए पैसों पर ब्याज भी लिया। एक बिजनेसमैन बनने की शुरुआत। 16 साल की उम्र में उन्हें असिस्टेंट बुककीपर की पहली नौकरी मिली। ये कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री के एक फ्यूचर टाइटन के लिए ये एक परफेक्ट ट्रेनिंग था। रॉकेफेलर ने बिजनेस के बारे में सब कुछ सीखा, छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना और कमियों को पहचानने की कला सीखी। लेकिन रॉकफेलर के लिए सिर्फ नंबर्स ही सब कुछ नहीं थे। उनमें कंट्रोल करने की, सबसे बेस्ट बनने की, हर फील्ड में राज करने की एक बड़ी चाहत थी। और 1800 के मध्य में उन्हें एक बदबूदार, गंदे लेकिन बहुत फायदेमंद इंडस्ट्री में मौका मिला, ऑयल। जरा सोचो, 1860 का जमाना है और दुनिया केरोसिन लैंप के पीछे पागल हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें तेल चाहिए था, और बहुत सारा। रॉकेफेलर, जो एक तेज दिमाग वाला बिजनेसमैन था, उसने इस बूमिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल देखा। लेकिन उसे बाकियों की तरह तेल खोदने में इंटरेस्ट नहीं था। उसने इसे रिफाइन करने में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा। देखो, उस समय क्रूड ऑयल एक गंदा काम था, लिटरली। केरोसिन बनाने के लिए इसे रिफाइन करना जरूरी था और रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत कैओटिक था। हर जगह छोटी, इनएफिशिएंट रिफाइनरीज खुल रही थीं। रॉकेफेलर अपने मेटिकुलस नेचर और एफिशिएंसी के जुनून के साथ इसे बेहतर तरीके से करने का रास्ता ढूंढ लिया, इस केओस को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए 1863 में उसने रिस्क लिया और अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्ट किया। और वो यहीं नहीं रुका। वो वर्टिकल इंटीग्रेशन में यकीन रखता था। रिफाइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर प्रोसेस को कंट्रोल करना। उसने ऑयल फील्ड्स, पाइपलाइंस खरीदे और अपनी बैरल बनाने की फैक्ट्रीज भी शुरू की। कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा। और सुनो, रॉकेफेलर ने फेयर प्ले नहीं किया। उसने अपने ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हम रेल रोड से सीक्रेट रिबेट्स लिए, जिससे उसे अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज मिला। उसने साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी बनाई, एक कार्टेल जिसे प्राइसेस कंट्रोल करने और राइवल्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। और वो डर्टी प्ले करने से नहीं डरता था, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स इस्तेमाल करता था और कंपेटिटर्स को बेचने पर मजबूर करने या बर्बाद करने के लिए सैबोटाज का भी सहारा लेता था। अब सोचो कि आप स्टैंडर्ड ऑयल के खिलाफ कंपीट कर रहे हो। यह ऐसा था जैसे चम्मच से सुनामी से लड़ने की कोशिश करो। बिजनेस एक खेल है और मैं जीतने के लिए खेला। मुझे सिर्फ कंपीट नहीं करना था, मुझे डोमिनेट करना था। रॉकेफेलर रिलेंटलेस था, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो बिजनेस के गेम को चेस की तरह खेलता था। हमेशा कई मूव्स आगे सोचता था। वो अपने मैसिव प्रॉफिट्स का यूज कंपेटिटर्स को अंडरकट करने के लिए करता था। कम प्राइसेस ऑफर करता था, इवन अगर शॉर्ट टर्म में उसे लॉस होता था। गोल सिंपल था, कंपटीशन को क्रश करो, मोनोपोली एस्टैब्लिश करो और फिर टर्म्स डिक्टेट करो। और उसने एग्जैक्टली यही किया। 1880s तक स्टैंडर्ड ऑयल ने यूनाइटेड स्टेट्स में 90% से ज्यादा ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी कंट्रोल कर ली थी। एक सेकंड के लिए सोचो, 90%।
ये मार्केट डोमिनेंस का एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल था, एक ऐसा मोनोपोली जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने रॉकेफेलर को इमेंस पावर दी, जिससे वो प्राइसेस कंट्रोल कर सका, सप्लायर्स को टर्म्स डिक्टेट कर सका और गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सका। लेकिन इस तरह की पावर, इस तरह की वेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बिना नहीं आती। जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑयल का पावर बढ़ता गया, वैसे वैसे पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ता गया। लोगों ने रॉकफेलर को कॉर्पोरेट ग्रीड का प्रतीक समझना शुरू कर दिया, एक ऐसा रूथलेस टाइकून जिसने वर्किंग क्लास की मेहनत पर अपना पैसा बनाया था। न्यूज़पेपर्स में खूब नेगेटिव आर्टिकल्स छपे, पॉलिटिशियंस ने इन्वेस्टिगेशंस की मांग की और आइडा टार्बेल नाम की एक यंग जर्नलिस्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल के खिलाफ अपनी क्रूसेड शुरू कर दी। मेरे फादर का बिजनेस स्टैंडर्ड ऑयल के गलत टैक्टिक्स की वजह से बंद हो गया था। मैं रॉकेफेलर के एम्पायर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहती थी, एक रूथलेस मोनोपोली जो इंटिमिडेशन, मैनिपुलेशन और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पर बना था। टार्बेल का एक्सपोजे जो मैक्लूर्स मैगजीन में पब्लिश हुआ, उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उसने स्टैंडर्ड ऑयल के रूथलेस टैक्टिक्स, उसके सीक्रेट डील्स और अमेरिकन इकोनॉमी पर उसकी पकड़ को अच्छी तरह डॉक्यूमेंट किया। पब्लिक का गुस्सा बहुत ज्यादा था। आखिरकार गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। 1911 में एक लैंडमार्क लीगल बैटल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि स्टैंडर्ड ऑयल एक इलीगल मोनोपोली है और इसे 34 अलग अलग कंपनीज में तोड़ने का ऑर्डर दिया। स्टैंडर्ड ऑयल का एरा खत्म हो गया था। अब आप सोचेंगे कि एक आदमी जिसने इतनी बेरहमी से अपनी दौलत बनाई, उसे एक विलन की तरह याद किया जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बड़ी दौलत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। फिलैंथ्रोपी सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये समाज को आकार देने, सामाजिक बुराइयों को दूर करने और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने का एक तरीका है। जब रॉकेफेलर अपना ऑयल एम्पायर बना रहे थे, वो एक पैरेलल लेगेसी भी बना रहे थे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट का, जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कई कॉजेज के लिए करोड़ों डॉलर्स डोनेट किए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जो आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। द रॉकेफेलर फाउंडेशन सिर्फ चेक्स लिखने के बारे में नहीं था। हम गरीबी, बीमारी और अज्ञानता की असली वजहों को खत्म करना चाहते थे। फाउंडेशन ने मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर में जबरदस्त रिसर्च को फंड किया, जिससे हुकवर्म, मलेरिया और येलो फीवर जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी तरक्की हुई। रॉकफेलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो दुनिया की लीडिंग रिसर्च यूनिवर्सिटीज में से एक है, और जनरल एजुकेशन बोर्ड, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक एजुकेशन में क्रांति ला दी, को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉकेफेलर के फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स सच में उनके बिजनेस वेंचर्स जितने ही एम्बिशियस और दूरगामी थे, जिन्होंने फिलैंथ्रोपी के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी बड़ी उलझी हुई है, भरी पड़ी है विरोधाभासों से। वो एक बेरहम बिजनेसमैन था जिसने मोनोपोली बनाया, कंपेटिटर्स को कुचला और अकूत दौलत जमा की। लेकिन वो एक दानी फिलैंथ्रोपिस्ट भी था जो मानता था अपनी दौलत से दुनिया को बेहतर बनाने में। तो हम जॉन डी रॉकफेलर के इन दो पहलुओं को कैसे मिलाएं? क्या वो रॉबर बैरन था या कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री, एक निर्दयी मोनोपोलिस्ट या एक दूरदर्शी फिलैंथ्रोपिस्ट? सच तो यह है, वो दोनों ही था, और यही बात उसकी कहानी को इतना दिलचस्प, इतना रेलेवेंट बनाती है आज भी। रॉकफेलर की लेगेसी आज भी बहस का मुद्दा है। एक तरफ उसे याद किया जाता है उसके अद्भुत बिजनेस एक्यूमेन, उसकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और उसके अदम्य ड्राइव के लिए। उसने ऑयल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, नए बिजनेस प्रैक्टिसेस की शुरुआत की, और उसकी कहानी एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक केस स्टडी है। दूसरी तरफ उसकी टैक्टिक्स, मोनोपोली के लिए उसकी बेरहम कोशिशें, कॉर्पोरेट पावर, मार्केट डोमिनेंस और बिजनेसेस की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गंभीर नैतिक सवाल उठाती हैं। उसकी कहानी बेकाबू एम्बिशन के खतरों और फ्री मार्केट में रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में एक कॉशनरी टेल है। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी एक बहुत बड़ा याद दिलाने वाली चीज है कि बिजनेस की दुनिया, पैसों के पीछे भागना कभी भी सीधा साधा नहीं होता। यह कहानी पैराडॉक्सिस से भरी है, एक ऐसी कहानी जो हमें एम्बिशन, पावर और सोसाइटी में कैपिटलिज्म के रोल के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने पर मजबूर करती है।
लेकिन सबसे जरूरी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं, जो वैल्यूज अपनाते हैं, वो ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप जॉन डी रॉकेफेलर का नाम सुने तो ये याद रखना, वो सिर्फ एक आदमी नहीं था जिसने ऑयल एम्पायर बनाया। वो एक ऐसा आदमी था जिसने हमें वेल्थ, पावर और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करने पर मजबूर किया। इसलिए हम फाइनेक्सियम में मानते हैं कि इन कहानियों को पढ़ना, उन लोगों की ट्रायम्फ्स और फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है जो हमसे पहले आए थे। अगर आप बिजनेस और फाइनेंस की फैसिनेटिंग दुनिया में और गहराई से जाना चाहते हैं तो ज्यादा स्टोरीज, इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए फिनेक्सियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।